हम स्टार्ट करेंगे बेटा वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, दिस इज ए न्यू यूनिट, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले आज हम बात करेंगे, इट विल बी ए रिव्यू क्लास फॉर यू, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है डिटेल में। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी हैं, there are two vectors a and b and they are inclined at an angle theta. If two vectors a and b are inclined at an angle theta, then इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा a डॉट b जिसे बोलेंगे would be equal to magnitude of b, magnitude of a into cos of the angle between them. So आप a डॉट b को क्या बोलोगे? a dot b is ab cos theta. This is the standard definition of dot product of two vectors. A dot b is ab cos theta. तो अगर थीटा 90 डिग्री से कम है, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तब बेटा जो a डॉट b है वो पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो a डॉट b जो है वो 0 होगा, और अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो a डॉट b जो है दैट वुड बी नेगेटिव। ठीक है, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव और दैट कैन बी जीरो आल्सो। और अगर बेटा आपको कभी दो वेक्टर्स दिए हैं, रिव्यू है ये, आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है इसको, a vector is equal to I into ax plus jay plus kaz, and b vector जो है that is I bx jby plus kbz। अगर इस तरह से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, then a dot b will be equal to ax bx plus ay by प्लस az bz। ठीक है, ये भी आपको पता है पहले से, ax bx plus ay by plus az bz। ठीक है, सबने ये पढ़ा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलते हैं। अगर बेटा i डॉट i करना है कभी, 1 आता है, j डॉट j भी 1 आता है, और अगर k डॉट k करें वो भी 1 होगा। लेकिन अगर i डॉट j देखना है वो 0, j डॉट k 0, k डॉट j या k डॉट i वो भी 0। ठीक है, दिस इज क्विक रिव्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? एनी डाउट इन दिस? या किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो मेरे को बता देना। चलिए हम स्टार्ट करेंगे बेटा वर्क पावर एनर्जी में। सबसे पहले डिफाइन करेंगे वर्क को। कैसे डिफाइन करते हैं वर्क को? वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। जैसे देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाए, मान लो F फोर्स लगाएं, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उसके साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया और उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की वो है S,
तो ये जो फोर्स, ये जो वर्क होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो वी राइट W equals to F dot S. It means W equals to F S cos theta or W equals to Fs cos theta, like this. Fs cos theta. ठीक है, तो जो जो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है वो यहाँ सारी वैलिड होंगी। हम कह सकते हैं वर्क पॉजिटिव कब होगा, अगर थीटा एक्यूट होगा। वर्क है तो एक स्केलर क्वांटिटी, आपको पता है बेटा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, बट कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कॉस थीटा ही नेगेटिव हुआ, ठीक है, या थीटा ऑब्ट्यूज हुआ, देखो जब हम किसी बॉडी को, मान लीजिए एक बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, बॉडी ऊपर जा रही है, लेकिन ग्रेविटी तो इसको डाउनवर्ड पुल करती है, तो बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डाउनवर्ड है। हमने बॉडी को ऊपर फेंका, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डाउनवर्ड है, वेट जो है वो डाउनवर्ड है। तो जो हम थ्रो कर रहे हैं, जो इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, when an object is thrown up, then the work done by the object by the gravity, work done by the gravity on the object is negative. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी के कारण जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। अगर कोई आदमी, देयर इज अ पर्सन, एंड सपोज करो कि दिस पर्सन इज कैरिंग सम वेट, ही हैज लिफ्टेड समथिंग ऑन हिज हेड, और ये आदमी इस वेट को उठा के सीधा आगे जा रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, बेटा आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, लेकिन ये जो वेट है जो उसने उठाया हुआ, जो उसने लिफ्ट किया हुआ है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री, और जब एंगल 90 डिग्री होगा देन वर्क विल बी इक्वल टू 0, right? When a person carries some load on his head and moves on a horizontal surface, the work is 0. इसी तरह से अगर कोई आदमी ये देखिए, अगर हम ये कोई ऑब्जेक्ट ले लें जो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, एक बड़ी सी रॉक है, या कोई किसी माउंटेन को या किसी वॉल को, दीवार को धक्का दे रहा है कोई आदमी, ठीक है, दिस पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स, इसके ऊपर फोर्स कर रहा है, लेकिन फोर्स लगा के इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, मतलब फोर्स तो लगा दी लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हिला नहीं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसने एफर्ट नहीं किया, यस उसने एफर्ट किया, वो तो थक गया ये सब करके, लेकिन सिंस इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, ये नहीं डिस्प्लेस हो पाया उससे, तो उसका सारा एफर्ट जो है दैट इज वेस्ट, एंड दैट इज व्हाई हम ये बोलेंगे that the work done by this person is equal to 0, because the displacement of the object due to the force applied is 0. ठीक है, तो वर्क डिफरेंट सिचुएशंस में, यहाँ देखो अगर डिस्प्लेसमेंट होती तो इधर होनी थी, फोर्स भी इधर ही लगा रहा है, ठीक है, तो थीटा तो 0 ही है, तो फिर वर्क क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं। जब थीटा 90 होता है, देखो ऐसे अगर हम मैथमेटिकली देखें, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क 0 कब हो सकता है,
अगर फोर्स जीरो होगी तब भी वर्क जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तब भी वर्क जीरो होगा, और अगर कॉस थीटा जीरो होगा तो भी वर्क जीरो होगा। ठीक है, तीनों में से कोई भी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सो पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स बट इज नॉट एबल टू मूव द ऑब्जेक्ट, सो देयर इज नो वर्क। जैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में अगर होगा तो ऐसा हो सकता है, ए फोर्स एफ, कांस्टेंट फोर्स है 3i प्लस 4j माइनस 6k न्यूटन। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम यूनिट्स की भी बात करेंगे। डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम r1 equals to 4i minus 2j plus k meter to r2 equal to 3i plus 2j minus 2k मीटर। एक फोर्स F है जो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम r1 टू r2। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। इस फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो वर्क कैलकुलेट करें। बेटा सबसे पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। फोर्स तो दी हुई है, फोर्स कितनी है? फोर्स F इज इक्वल टू 3i, सॉरी, अच्छा ठीक है, 3i प्लस 4j माइनस 6k, और जो डिस्प्लेसमेंट है S is equal to R2 minus R1, and that's equal to 3 minus 4, 2 minus minus 2, minus 2 minus 1, ऐसे लिखना चाहिए, minus 2 minus 1 k, इधर प्लस लिखते हैं। तो आप डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो, इधर से ही देख लो, 3 माइनस 4 कितना हुआ? माइनस 1i, 2 माइनस माइनस 2 4j, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3k, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये है फोर्स इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 6k, ये डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या होगा? F डॉट एस, 3 माइनस माइनस 1, डॉट प्रोडक्ट निकालना, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? इस i के कोफिशिएंट को इस i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस 1, 4 इंटू 4, माइनस 6 इंटू माइनस 3, सो इट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 16 प्लस 18, माइनस 3 प्लस 16 प्लस 18, तो ये कितना बनेगा? 16 में से 3 गए, 13 प्लस 18 इक्वल्स टू 31 जूल। ये है बेटा वर्क। कंक्लूजन ये है कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स is W equals to Fs cos theta। ठीक है, F is force, S is displacement, और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड S। थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगल इसके वर्क के ऐसे यूनिट की बात करें, ऐसे यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन इंटू मीटर।
and this Newton meter is called as joule. वो का ऐसे यूनिट क्या है? जोल है. We write 1 joule is equal to 1 Newton meter. Joule is Newton meter. और अगर वो के CGS यूनिट की बात करें, that is dyne into centimeter. डाइन इंटू सेंटीमीटर, और इस डाइन इंटू सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं. डाइन इंटू सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज अर्ग. तो वी कैन से 1 अर्ग जो है इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर. वन अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर. जोल इज न्यूटन मीटर. But 1 joule, which is 1 Newton into meter, can be written as 10 raised per 5 dyne into 10 raised per 2 centimeter. So we can say 1 joule is 10 raised per 7 ergs. Yeah, 1 erg is 10 raised per minus 7 joule. Question क्या बेटा? I'll read the question for you. A 10 kg block is placed on a rough horizontal surface. Rough horizontal surface का मतलब है frictional surface. ठीक है, you have to consider friction. The block is being pulled by a force F. The block is being pulled by a force F over a displacement of 5 meter. ठीक है, मतलब 5 मीटर तक उस ब्लॉक को हमने पुल किया. कितनी फोर्स लगा के? F फोर्स लगा के. F का वैल्यू गिवन है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस 0.4 है. फाइंड वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, इन ईच केस. पहले केस में जो फोर्स लगाई 50 न्यूटन की, दैट इज हॉरिजॉन्टल, मींस पैरेलल टू द ग्राउंड. और दूसरे केस में जो फोर्स लगाई दैट इज inclined at an angle of 37 degree to the ground. तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी केस 1. ये रफ सरफेस है, वी अप्लाइड फोर्स F. ठीक है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी दैट वुड बी F, स्मॉल f लिख लेता हूं. बॉडी का वेट होगा mg और नॉर्मल रिएक्शन होगा R. बॉडी का मास आपको दिया है 10 kg. अप्लाइड फोर्स इज 50 न्यूटन. बेटा इस सिचुएशन में जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स अगर मैं F डैश लिख लूं, इट वुड बी इक्वल टू F माइनस F. ठीक है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. अगर हम ब्लॉक को आगे खींच रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको पीछे की तरफ लग रही होगी. तो नेट फोर्स क्या होगी? F माइनस F. बेटा जो ये F है ये तो गिवन है 50 न्यूटन. स्मॉल f कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे? वी हैव ए फॉर्मूला F इज इक्वल टू म्यू इनटू R. तो वी कैन राइट F इज इक्वल टू 0.4 इनटू mg. ये तो पता है ना आपको, आपने फ्रिक्शन का टेस्ट भी दे दिया हुआ है, राइट? So it would be equal to 0.4 into 10 into 10. कितना आ जाएगा बेटा? ये 4/10 है. It would be 40 न्यूटन. ठीक है, तो नेट फोर्स कितनी आ गई? हमने जो फोर्स अप्लाई की दैट वाज 10 न्यूटन माइनस 40, जो अप्लाइड नेट फोर्स आ गई दैट इज 10 न्यूटन. ठीक है, और कितना आगे ले गए हम इस बॉडी को? ये फोर्स लगा के कितने मीटर? 5 मीटर आगे ले गए हैं. 5 मीटर ये ना? यस सर. सो आपका जो वर्क होगा दैट वुड बी F डैश 250 जूल इनटू
cos 0. So that is equal to 10 into 5. 50 तो आया, 250 कैसे? Work done by the applied force, ये इंपॉर्टेंट है, is equal to 50 into 5, that is equal to 250 joule. Work done by the frictional force is minus 200 joules by the frictional force minus F into 5. ठीक है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रही है कितनी, 40, माइनस लिख देंगे पहले ही, इंटू 5 माइनस 200 जोल। और अगर आपको नेटवर्क फाइंड करना है, ओवरऑल जो वर्क हुआ दोनों का इफेक्ट के कारण, सो दैट इज 50 न्यूटन, 50 जोल। सॉरी जोल, सॉरी, वर्क निकाल रहा है न्यूटन में। हाँ, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा था कैलकुलेट वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, इट इज 250, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज 200। नेगेटिव साइन क्यों आया? देखो, क्योंकि अप्लाइड फोर्स आगे है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, तो बॉडी जा तो इधर ही रही है ना, क्योंकि ये वाली फोर्स बड़ी है। सो दैट इज व्हाई द फ्रिक्शनल फोर्स इज डूइंग ए नेगेटिव वर्क। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या था, 100 न्यूटन की फोर्स लगी है, लेकिन अभी जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये लगाई हमने फोर्स कितनी, वी हैव अप्लाइड 100 न्यूटन फोर्स एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब देखो फ्रिक्शन का टेस्ट आपका हुआ है, तो यहाँ आपको हेल्प मिलनी चाहिए। दिस एंगल इज 37 डिग्री, सो ऑब्वियसली दिस इज एफ कॉस 37 और ये है एफ साइन 37, एज वेल एज ये है आपका आर और ये है एम जी। फ्रिक्शनल फोर्स तो इधर की तरफ है, स्मॉल एफ। दिस इज स्मॉल एफ। अभी आगे करो, आपको पता है cos 37 sin 37, इफ यू रिमेंबर, ये मैंने आपको मैथमेटिकल उसमें बताया था पोर्शन में। cos 37 is 4/5, sin 37 is 3/5। करो आगे, कंप्लीट करो क्वेश्चन को। फाइंड वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एंड फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एफ cos 37, क्योंकि बॉडी तो ऐसे जाएगी। एफ इज 100, cos 37 is 4/5, this would be 80 न्यूटन। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू, अप्लाइड फोर्स के कारण कितना वर्क होगा, W इज इक्वल टू एफ कितना है, 80 इंटू 5, 400 जोल। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये हमने फोर्स लगाई, अगर सिंपल तरीके से करें, फोर्स हमने लगाई 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुई 5 मीटर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 37 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू 500 इंटू 4/5 विल बी 400। डाउट है कोई, बोलो। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण कितना वर्क होगा, अगर वो भी कैलकुलेट करें तो आपको पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। दिस एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। बेटा यहां पर आर कितना है, आर कैसे निकालोगे, देखो वर्टिकली तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो आर प्लस एफ साइन 30
ये वाला पार्ट कर लिया ना आपने, आर कहाँ गया, आर प्लस एफ साइन 30 इज इक्वल टू एम जी. इट मीन्स R is equal to mg minus f sin 37. तो R is equal to mg कितना, मास कितना था ऑब्जेक्ट का, 10. अच्छा सेम ऑब्जेक्ट है, 10 इंटू 10 माइनस अप्लाइड फोर्स कितनी है 100 इंटू 3/5. सो R is equal to 40. ये आ गया ना 100 माइनस ये कितना आ गया 20 60 40 न्यूटन आ गया आर का वैल्यू. तो इसका मतलब म्यू इंटू आर, म्यू कितना था बेटा 0.4 इंटू 40 कितना हो गया फ्रिक्शनल फोर्स 16 न्यूटन. अब वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज, अगर W डैश से रिप्रेजेंट करूं 16 इंटू 5 इंटू -1, -1 क्यों cos 180, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है. तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल डिस्प्लेसमेंट के बीच में 37 एंगल है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 है. ये चीज समझना, यहाँ इस 37 का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑलवेज ए टेंजेंशियल फोर्स, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस. तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो वर्क होगा दैट वुड बी -80 जूल. अप्लाइड फोर्स के कारण 400 जूल, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण -80. और अगर आपको नेट वर्क फाइंड करना होता है इसमें, इट वुड हैव बीन 320 जूल. वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालना है, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, किसी वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क कैसे कैलकुलेट करना है. बेटा कोई भी वेरिएबल फोर्स हो, ग्राफ की डिटेल्स हम कल देखते हैं. मैं अभी फोर्स ऐसे ले रहा हूं, ये फोर्स है, कैसे भी ले सकते हो आप, किसी भी तरह से इसमें वेरिएशन शो कर दो, ये फोर्स है. एंड लेट दिस फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. ऐसे लिखो, ये dx डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स. ठीक है, वेरिएबल फोर्स कौन सी होती है, ए फोर्स whose magnitude changes with the displacement of body. एक ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेस होने के साथ साथ चेंज हो रहा है, जैसे थोड़ी देर बाद फोर्स बढ़ गई फिर कम हो गई, ऐसे. एक ऐसी फोर्स whose magnitude changes with displacement is known as a variable force. Let the force remains constant. उस वैल्यू को मैं F से रिप्रेजेंट कर लेता हूं. For a small displacement dx. ऐसे तो ये फोर्स वेरिएबल है, समझो बेटा डायग्राम. इधर की तरफ मैंने फोर्स ली, पहले फोर्स ज्यादा थी, फिर फोर्स कम हो गई, फिर उसके बाद फिर से कांस्टेंट हो गई, तो ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. लेकिन आप कोई भी कर्व ले लो, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप ये एज्यूम कर सकते हो कि फोर्स कांस्टेंट. लेट द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. एक ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ, उसे हम कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं, उसे हम वेरिएबल फोर्स बोलते हैं. लेकिन किसी स्मॉल इंटरवल के लिए हम इस फोर्स को एज्यूम कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. तो वर्क डन ड्यूरिंग दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कौन सा वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन during this small displacement is
dw इक्वल टू f इंटू dx, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर मार्क कर दूं ए बी सी डी, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। हम इसे एक रेक्टेंगल एज्यूम कर सकते हैं, इसका एरिया होगा। f इंटू डी एक्स कैसे आया एरिया के बराबर, ध्यान से देखो, ये लेंथ को मैं f से और डिस्प्लेसमेंट को dx से रिप्रेजेंट करूं, f इंटू dx एरिया ही होता है। So the small amount of work done during this small displacement is dw equal to f dx, that is equal to area of AB CD. The total work done is dw को इंटीग्रेट कर लो, f इंटू dx इंटीग्रेट कर लो, और बेसिकली आपको पता है बेटा इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, तो ऐसी छोटी छोटी सारी स्ट्रिप्स को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया अंडर द कर्व, वर्क इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द कर्व, जिसका कंक्लूजन ये है therefore the area under force displacement graph represents work done by the force। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बना है, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा, एक तो ग्राफिकल क्वेश्चन हुआ, अगर ग्राफ गिवन होगा तो हम वो एरिया कैलकुलेट करेंगे, और अगर कोई इक्वेशन दी होगी फोर्स कैसे वेरी कर रही है तो हम उसे इंटीग्रेट कर लेंगे, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, जो भी डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है, जैसे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ए और फाइनल डिस्प्लेसमेंट अगर बी है तो यहाँ ए और बी लिख देना, ठीक है। इसके हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास जो है, we'll start that with the questions based on work done by a variable force। इतना आज देख लीजिए आप।